हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी। देखो, वेस्पर थ्योरी से जो क्वेश्चन बनेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इससे जो है पूछ लिया जाता है कि जो NH3 है और H2 है उसकी जो शेप है वो क्यों जो है डिस्टोर्टेड होती है, या फिर V शेप जो है H2O की क्यों होती है। और अगर हम पिरामिडल की बात करें तो NH3 की क्यों पिरामिडल होती है, जबकि sp3 है जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें टेट्राहेड्रली आप क्या कहते हो, हाइब्रिडाइजेशन में उसकी ज्योमेट्री को बताते हो, जो कि हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में इससे पहले करा के आ गया हूं, ठीक है। चलो, इसको जो है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 3 एग्जांपल लिए। तो पहला एग्जांपल है CH4, ठीक है, दूसरा है NH3 और तीसरा है हमारे पास H2। मैं इसकी शेप की बात करूं तो इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, जो कि मैं आपको बता के आ चुका हूं हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन इसकी जो शेप होती है वो होती है पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल NH3 की। और बल्कि तीनों की ध्यान रखना, इसकी भी और इसकी भी और इसकी, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, वो कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी जो शेप होती है वो होती है V शेप, ठीक है। अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल की बात करूं, कोण की बात करूं, तो यहाँ पे जो CH4 में होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण, जो कि आप पढ़ के आए हो, वो इतना कोण जो होता है यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है। इसका जो होता है 106 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री बोल सकते हो आप, या फिर यहाँ पे इसको जो है अगर लिखो तो 4-5 लिख सकते हो, 4-5 मिनट, ठीक है, इतने मिनट होता है। लेकिन 4-5 ना लिख के इसको डायरेक्ट 106 डिग्री और 5 मिनट का कोण कर देते हैं, इसलिए जो है इसको यहाँ पे चाहे आप ऐसे लिख सकते हो कि 106.5 डिग्री, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो है H2O, उसकी जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों का अप्रोक्सीमेट है, ध्यान रखना कि इसमें जो है अब यहाँ पे जो है आपको कहीं 4-5 मिलेगा और यहाँ पे जो है 5 मिलेगा, इससे कोई इतना ज्यादा वो नहीं है अंतर। जो बुक्स है वो प्रेफर यही करती है कि आप जो है इसको 0.5 में ही दिखा दो। ऐसे यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट वाले को भी क्या करते हैं, 109 डिग्री और यानी 109.5 डिग्री दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखो यहाँ पे इनमें इतना चेंजेस क्या हुआ, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें इतना चेंजेस क्यों हो रहा है। हमें पता है कि जो CH4 है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन यही है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक मेथड बता देता हूँ, सीधा फॉर्मूला देखो हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है आपको, जो कि मैं इसको जो है डाइजेशन, ठीक है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में तुम अगर H2O की निकालना चाहते हो तो मैं यहीं पे दिखा रहा हूं तुम्हें। H2O जो है मान लो किसी भी तरीके से शेप मान लो, इसके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा और दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड के साथ होगा। ऑक्सीजन है, लास्ट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में, दो ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड में, तो 2 बचे हुए रहेगी जो कि लोन पेयर। मतलब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे जो है 2 लोन पेयर हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए रह जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें जो होता है वे कितने होते हैं, 2s2 2p4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2s2 2p4। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन तो चलेगा, इसमें पार्टिसिपेट कर लिए, क्या में, कौन से वाले में, इसके पीछे 2 ने कर लिए, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में बता के आया हूं मैं, ठीक है। और बचे हुए 4 जो है वे क्या हो गए, यहाँ पे लोन पेयर हो गए, यानी 2 लोन पेयर हो गए। कितने हो गए, 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, देखो जितने भी सिंगल बॉन्ड है वे सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आपका क्या होता है कि एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो कितने सिग्मा है, तो 2 सिग्मा है, तो कितने हो गए 2 प्लस लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर हमारे पास 2, तो कितने हो गए 2 2 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल है कि वो ऐसे चलता है, SPD, ये होता है ना सीरीज। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर है, इसमें ऊपर नंबर लिख रहे हैं जितने भी नंबर है, S के जो है 2 ही चलने, मतलब यहाँ पे जो है S तो एक ही रहना है, P 3 तक जा सकता है, और D क्या होता है, D आपको कितने तक जा रहा है, उसको भी हम 3 तक ही यहाँ पे जो है कंसीडर करते हैं क्या में, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो sp3 D3 तक हमारी लास्ट हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो कि मैं पढ़ा के आया हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन आई 4 के लिए, S में तो दे दिया हमने 1, ठीक है, S में 1, ठीक, बड़ा एस बनाना चाहते हो तो बड़ा एस बना लो, ठीक है, इधर कैपिटल। एस में कितना पहुंच गया 1, बाकी कितने बचे इसमें, 4 में से 3 बचे ना, तो पी में कितना पहुंच गया 3, तो फाइनल हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3, ठीक है।
तो यानी हम ऐसे अगर इसका निकालना चाहते हो NH3 का, तो NH3 का क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ ये तो तीन तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ही रहेंगे, आपको पता है। उसके बाद एक रह जाता है इसके पास लोन पेयर, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, कितने हो गए 4 के लिए क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन, तो कितने आ गए sp3। अब ये जो सारा जितना भी ये मैटर हो रहा है कि इसमें बॉन्ड एंगल क्यों घट रहा है और इसकी जो शेप है वो क्यों चेंज हो रही है, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी जबकि सबकी दोनों की या तीनों की क्या है हाइब्रिडाइजेशन, क्या है sp3 है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थ्योरी आई थी वेस्पर थ्योरी, जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको दिया था किसने, इसको दिया था गिल्सपी और नाइटवर्क ने 1957 में, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ था क्या, इसने ये कहा कि जो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है बॉन्डेड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग को आप बोल सकते हैं लोन पेयर। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो यहाँ पे कहीं मैंने H2 बनाया था, ये रहा देखो H2 में जो बॉन्ड बना रहे हैं वे तो कहलाए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, जिसको बीपी से शॉर्ट में लिख देते हैं, बीपी कैपिटल स्मॉल के जो है बीपी लिख दिया इसको। जो ये है नॉन बॉन्डिंग वे क्या है लोन पेयर, या जिसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एलपी लिख देते हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग बोल दो या फिर लोन पेयर बोल दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको जो है रफ कर देता हूँ, फिर आपको थ्योरी में बताता हूँ कि इसमें थ्योरी में ये कहा था कि जो भी हमारे किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, यानी जो शेप है वो डिपेंड करती है, या ज्योमेट्री आप बोल सकते हो, वो डिपेंड करती है उसके बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे, जो कि सेंट्रल एटम में होते हैं। अब देखो एक बात और, सेंट्रल एटम को भी यहाँ पे समझ लो एक बार, ये रहा H2, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया मैंने, ठीक है। ये जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो है बीपी यानी बॉन्ड पेयर, इसके पास जो लोन पेयर है ये वाले, ये क्या कहलाए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं लोन पेयर, ठीक है, एलपी लिख देते हैं, लोन पेयर हो गया, ठीक। जो ये दोनों के दोनों एटम किससे जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन क्या है सेंट्रल एटम, ठीक है, ये क्या है सेंट्रल एटम। ऐसे अगर NH3 की बात करें तो NH3 में क्या होता है लोन पेयर, ठीक है, और फिर इसके पास 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं, 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारे पास। इसमें सेंट्रल एटम क्या है, ये है नाइट्रोजन, ये क्या है सेंट्रल एटम, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको सेंट्रल एटम बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग का जो मैटर है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, जो ये एटम है ये अपने आप को, या फिर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वे अपने आप को क्या कहते हैं इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जिससे इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। क्योंकि जो हमारी थ्योरी है वो यही कह रही है कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है उसी को समझाने के लिए थ्योरी दी गई थी। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग बनाने में भाग ले रहे हैं या फिर नॉन बॉन्डिंग वाले हैं। तो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच में रिपल्शन जितनी कम होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल जब होगा जब वो मिनिमम एनर्जी में रहेगा, ठीक है। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे हमने देखो मैं तुम्हें फिर से यहाँ से पढ़ाता हूँ, ठीक है। EFT की थ्योरी आपको उतारनी है, इसको जो है पूरा वर्क करना है यहाँ तक, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का पता चल गया आपको क्या होता है सेंट्रल एटम, ठीक है। विच अरेंज देमसेल्फ इन सच ए वे, ठीक है, इस तरीके से वे अपने आप को अरेंज करते हैं कि दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, जिससे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में कम से कम रिपल्शन हो, ठीक है। और सो दैट द मॉलिक्यूल हैव मिनिमम एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है वो तो मिनिमम रहती है, यानी मिनिमम एनर्जी स्टेट में क्या रहता है मॉलिक्यूल रहता है, और जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो ही जाएगी जब मॉलिक्यूल अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहेगा, उसमें ज्यादा हलचल नहीं है, ठीक है, वो अपना नॉर्मल कंडीशन में बैठा हुआ है, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और यहां तक का जो वर्क है वो आपको क्या करना है उतार देना है, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी ये लिखनी है, क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं वेस्पर थ्योरी का, ठीक है। और यहां से जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है 11वीं क्लास से, 11वीं के पोस्टुलेट थोड़े से कम बढ़ती हो सकती है, क्योंकि 11th लेवल पे नहीं पढ़ रहे हो ना, BSc लेवल का पढ़ रहे हो, तो मैं जो है BSc लेवल वाला ही करा रहा हूँ। तो इसके बाद जो है पोस्टुलेट है। तो पहले यहां तक का जो वर्क है जो मैंने अभी आपको बोला
पहले वो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में पोस्टुलेट कराता हूँ, ठीक है। तो पोस्टुलेट जो है हमारे पास 5, 6 या 7 जो है मैं पोस्टुलेट कराऊंगा, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन कराऊंगा इसकी, और एप्लीकेशन के बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, लिमिटेशन कराऊंगा, ठीक है। इसकी व्यास्पत थ्योरी की लिमिटेशन, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसको इसी तरीके से आपको जो है पेपर में लिखना है, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको जो है अब ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, मैं जो है प्रॉपर वही थ्योरी जो कि आप डायरेक्ट जितना आप लिख सकते हो किसी कॉपी में एग्जाम में, जितना टाइम हमें मिलता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है मैंने जो है थ्योरी को बनाना स्टार्ट किया है। तो आप जो है इसको पहले उतारो, फिर मैं इसके बाद इसके पोस्टुलेट कराता हूँ। देखो अब जो है मैंने यहाँ पे रूल्स जो है, जो पोस्टुलेट है मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो रूल्स बोल रहे हैं, पोस्टुलेट बात है, ठीक है। देयर इज द फॉलोइंग रूल्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। पहला रूल ये है कि इफ द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम में बता के आया हूं अभी आपको, सराउंडिंग बाय ओनली बॉन्ड पेयर, यानी सिर्फ बॉन्ड पेयर है उसमें, लोन पेयर नहीं है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर, ठीक है। इस कंडीशन में जब मॉलिक्यूल के में जो सेंट्रल एटम है उसके पास केवल बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन लोन पेयर नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो ज्योमेट्री और शेप दोनों की दोनों कैसी रहेगी मॉलिक्यूल की, वो रेगुलर रहेगी जैसी होनी चाहिए थी, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ी थी। देखो यहाँ पे अगर 2 है यहाँ पे बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर में आपको पता है sp2, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और उस कंडीशन में जो यहाँ पे ज्योमेट्री रहेगी वो कैसी रहेगी, लीनियर रहेगी, ठीक है। लीनियर जानते हो ना, ठीक है। तो लीनियर ऐसी होती है जैसे हमने वहां पे एग्जांपल बताए थे, BF2 वगैरह का हमने वहां पे एग्जांपल दिया था। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास 3 पे ट्राइगोनल पिन है, 4 पे टेट्राहेड्रल और 5 पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी बता के आया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये था हमारा जब उसकी कंडीशन जब हमारे पास लोन पेयर नहीं थे। अब ऐसा हो जाए कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शेप जो है वो कैसे हो जाएगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, जो शेप रहेगी वो रेगुलर नहीं रहने की, यानी शेप जो है ज्योमेट्री और शेप जो कि दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए थी, वे सेम ही रहेगी, उनमें से शेप क्या होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा व्हेन सेंट्रल एटम इज सराउंडिंग बाय बॉन्ड पेयर, ठीक है, एज वेल एज लोन पेयर, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डिस्टोर्टेड, ठीक है। तो फिर क्या होगा, शेप जो है वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी। द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बीपी मतलब बॉन्ड पेयर और एलपी मतलब लोन पेयर इज फॉलो एज, ठीक है। उसका जो ऑर्डर है, जो कि आपने बहुत बार जो है ये मल्टीपल में पूछने को आया है, तो यहाँ से ये वाला ऑर्डर याद करो कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, उससे कम कहना होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और फिर सबसे कम कहना होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, ठीक है। बीपी और बीपी, ध्यान रखना कभी ना पीपी समझ लो, ठीक है। ये पी है और वो बी है, ठीक है, बीपी और बीपी के बीच में, ठीक। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर समझे, रिपल्शन का मतलब जान रहे हो क्या हो रहा है, रिपल्शन मतलब एक दूसरे को अपने से दूर करना, ठीक है। एक दूसरे को मतलब खींचातानी होनी यहाँ पे कि एक दूसरे को दूर धकेलना है, ठीक है। ऐसे जो है सबसे ज्यादा एक दूसरे से दूर कौन से रहते हैं, वे रहते हैं यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर, ठीक है। फिर उससे कम यानी कम किसमें जो है टकराव किसके बीच में कम हुआ है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम जो टकराव होता है, सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो 2 जो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने रूल कराए हैं, पहले ये लिखो। फिर अच्छा ये बताओ, ये वाला पता है क्यों होता है, ये जो डिस्टोर्शन है वो क्यों होता है, उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा यो है, जैसे मैं यहाँ पे एक एटम ले लेता हूँ ए, जो सेंट्रल एटम है, उसके साथ बी जो है हमारे पास जुड़े हुए नेबरिंग एटम है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, तो जो तुम देख रहे हो कि जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वे तो है कहने में, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख लूं इसको, बॉन्ड को कैसे बनता है, बॉन्ड इस तरीके से बनता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये तो 2 न्यूक्लियस के बीच में है बॉन्ड पेयर, और जबकि जो लोन पेयर है वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, तो जो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो इन्फ्लुएंसिड होता है, यानी जो इसकी पावर है ना वो क्या होती है, वो इन्फ्लुएंसिड होती रहती है इन 2 न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है। और जबकि वो क्या है, वो फ्री है, उसके पास थोड़ी पावर ज्यादा है, तो वो क्या करता है, इनको धकेल देता है, इनको जो है नीचे की साइड, क्योंकि इनकी इतनी पावर नहीं बन पाती, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियस के बीच में, वो जबकि अकेला जो है सिंगल न्यूक्लियस से सीधा जुड़ा हुआ है, तो वो इनको जो है नीचे की साइड को धकेलेगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन होगा, इन बॉन्ड के बीच में और उस लोन पेयर के बीच में, तो वो इनसे वो अपने से दूर करेगा, ठीक है। और ये हो क्यों जाएंगे एक दूसरे इधर की साइड में क्यों हो जाएंगे, तो उसका कारण ये है क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो शेप है मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाएगी, वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब जो है आप क्या करो, यहाँ से रिटर्न का वर्क जो है वो कंप्लीट करो, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लोगे आप,
तो फिर यहाँ से जो है फिर मैं आपको आगे के पॉइंट कराता हूँ। पहले इसका ही बताता हूँ रिपल्शन किस तरीके से होगा और किन किन के बीच में कैसे कैसे होगा, फिर मैं बॉन्ड एंगल वाले पॉइंट कराऊंगा। तो पहले दो उतारो फिर तीसरे पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो। चलिए अब जो है मैं आपको सेकंड पॉइंट का जो है एग्जाम्पल कराता हूँ। देखो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए, CH4, NH3 और H2। उसमें लोन पेयर देखे, तो लोन पेयर देखो जो CH4 है उसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है, आपको पता है। लोन पेयर निकालने आते हो ना लोन पेयर निकालने, तो बस आपको पता होना चाहिए। जो मैं जो है आपको जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन में बता के आ गया हूँ, तो आपसे अच्छा एक काम करेंगे, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक रैंक बूस्टर सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो वहां पे मैं जो है आपको किसी भी तरीके से मॉलिक्यूल में अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखती हूँ, चाहे किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल हो, उसमें 7 या 8 रूल है हमारे पास और सारे रूल एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की, फिर चाहे कैसे मॉलिक्यूल हो, उसमें आप जो है हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। उसको रैंक बूस्टर में करा दूंगा मैं, ठीक है, उन मेथड को, ठीक है। आज के अगर मैं इसमें कराऊंगा तो ये काफी लॉन्ग जो है यहाँ पे लेक्चर हो जाएगा, अभी जरूरत नहीं है। देखो CH4 में किसी भी तरीके का लोन पेयर नहीं होता, 0। NH3 में एक लोन पेयर होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया लोन पेयर 1। H2O में 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है। सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कितने हो गए ये। बॉन्ड पेयर की बात करूं तो CH4 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड बन रहे कितने, 4। NH3 में सेंट्रल एटम के साथ 3 H जुड़ रहे हैं, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो कितने हो गए, 2, ठीक है। अब इनकी बॉन्ड एंगल की बात करें तो मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं कि CH4 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल का बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब बात करते हैं NH3 की, तो NH3 की में तो वही ऐसे है कि या तो आपको कहीं तो मिलेगा आपको किसी बुक में 106 डिग्री और 45 मिनट का, और कहीं कहीं मिलेगा 160 डिग्री और 5 मिनट का। अब पता नहीं कौन सी वाली बुक का सही है, कौन सी वाली का गलत है, ठीक है। आप 160 डिग्री 5 मिनट का करोगे वो भी ठीक है, तो मैं आपको जो है प्रेफरेंस इसकी दे रहा हूँ कि आप ये वाला बॉन्ड एंगल जो है यूज करना कि 160 डिग्री और 5 मिनट का, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो H2O है उसमें होता है कितना, 104 डिग्री 5 मिनट का, ये तो एग्जैक्ट यही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बताया कि अगर लोन पेयर जो है वे बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। अब देखो इसके बाद बॉन्ड एंगल पे ही हम जो है एक नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझो। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक मॉलिक्यूल लिया, इन्हें मॉलिक्यूल BAB, यहाँ पे A क्या है, सेंट्रल एटम है। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, BAB में जो है बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज हो जाए। अगर जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। उसका एक एग्जांपल से समझ लो। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने H2O में सेंट्रल एटम क्या है, O की जो आपका ग्रुप है उसमें के सारे एलिमेंट रख दो यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम जिसको बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है, क्योंकि ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, डाउन द वर्ड जा रहे हैं। देखो यहाँ पे इधर की साइड देखो डाउन जा रहे हैं ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम देख रहे हो ना ग्रुप में टेबल में। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम जो नेबरिंग एटम है वे तो सेम है, H2 है, लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर इन सब की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन जा रही है। इस वजह से जो बॉन्ड एंगल देखो H2 में 104 डिग्री और 5 मिनट का था, यानी 104.5 डिग्री का आप जिसको बोल रहे हो कौन को बॉन्ड एंगल को, वो घटकर कितना हो जाता है, 91 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब देखो इसके बाद हमें एक ऐसे ही एग्जांपल ले कि उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास सेंट्रल एटम तो रहेगा सेम, कोई सा भी रहेगा वो सेम रहेगा, उसके साथ जो नेबरिंग एटम है यानी उसके साथ जो जुड़े हुए एटम है उनकी बात करते हैं कि उनकी वजह से क्या होगा। अब देखो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा कि ऑन अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग एटम, जो कि उसके साथ जुड़े हुए सेंट्रल एटम के साथ, इज इंक्रीजेज, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो फिर बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यानी नेबरिंग यानी साथ में जुड़े हुए जितने भी, जिसको आप जो है ना लिगेंड बोलते थे। लेकिन देखो यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी जियोमेट्री की बात हम नहीं करते हैं वेस्पर थ्योरी में, हम तो यहाँ पे जो है उनको छोड़कर बाकी सबकी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो नेबरिंग एटम बोला है इसको सेंट्रल एटम के साथ नेबरिंग एटम, ठीक है, इसको जो है लिगेंड नहीं बोलना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया हमने इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेस, ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जांपल से समझो, जैसे हमने यहाँ पे AS लिया, ठीक है, क्या होता है AS, आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक के क्या किया हमने, तीनों एटम जो है सेंट्रल एटम आर्सेनिक लिए, लेकिन जो उसके साथ जो नेबरिंग एटम जुड़ा हुआ है, पहले क्लोरीन लिया, फिर ब्रोमीन लिया, फिर आयोडीन लिया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे की साइड जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो घटेगी तो यहाँ पे वो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। वो क्या हुआ देखो यहाँ पे यहाँ पे जो है 98.4 डिग्री का यहाँ पे क्या था, बॉन्ड एंगल था,
लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी नेबरिंग एटम की, तब क्या हुआ, वो 100 का हो गया और फिर 101 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ता है अगर नेबरिंग एटम की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया और यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब जो रिटर्न का वर्क है वो यहाँ तक का कंप्लीट करो, फिर इसके बाद मैं आपको फोर्थ पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। चलिए, अब जो इसके बाद हमारा पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, उसमें ये कहा गया है कि जो मॉलिक्यूल है जिनके हाइब्रिडाइजेशन सेम है और उनकी जो है ज्योमेट्री भी सेम है, लेकिन उनमें जो है क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो रहा है, तो उसका क्या कारण है उसको भी यहाँ पे डिफाइन किया गया। उसमें बताया गया कि ऐसे जो कंपाउंड्स जिनकी जो है हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन उनमें मल्टीपल बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है, तो उस कंडीशन में, मल्टीपल बॉन्डिंग की कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कैसा रहेगा, लार्जर रहेगा एज कंपेयर टू किसके, सिंगल बॉन्ड के। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कहेगा NH3 का और XeO3 का। ठीक है, सेम टू सेम उनकी ज्योमेट्री होती है और सेम टू सेम उनकी क्या होती है, शेप होती है। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री शेप जो है मतलब दोनों की सेम होती है। ज्योमेट्री की तो बात नहीं करेंगे हम, NH3 का एग्जांपल आ रहा है तो शेप की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे, देखो NH3 जो है उसके साथ भी 3 जो है मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे भी 3 जो है ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं कहेंगे सिग्मा बॉन्ड के साथ, एक सिग्मा एक पाई, जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन में तो इन्वॉल्व नहीं करते पाई को। ठीक है, छोड़ देते हैं। और एक है लोन पेयर। ठीक है, Xe जो जीनोन होता है, Xe जीनोन जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखे तो उसकी भी sp3 हो रही है और इसकी भी sp3 हो रही है। ठीक है, दोनों की जो शेप है वो भी सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। उसका कारण क्या है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग। देखो जो सिंगल बॉन्ड वाले रहते हैं उनमें एज कंपेयर टू कम जो है बॉन्ड एंगल होता है एज कंपेयर टू सेम स्ट्रक्चर में जिसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग आ रही, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसको जो है ये जो है इसको एग्जांपल को यहाँ पे थ्योरी में किस तरीके से डिफाइन किया गया है उसको यहाँ पे समझ लो। देखो, बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड्स आर जनरली लार्जर देन दोज इन्वॉल्विंग सिंगल बॉन्ड, यानी जिनके पास सिंगल बॉन्ड है उनके कंपेयर में मल्टीपल बॉन्ड वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। ठीक है, थ्रो मल्टीपल बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर मल्टीपल बॉन्ड निकाली है तो उससे ऐसा मतलब नहीं है कि आपकी ज्योमेट्री जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी या शेप जो है अफेक्टेड हो जाएगी ना। मल्टीपल बॉन्ड आ रहे आने तो कोई बात नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, उसकी सेम टू सेम ऐसी ही शेप रहेगी, ऐसी ही ज्योमेट्री रहेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले ने ये कहा है कि नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको पढ़ो, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन फील्ड सेल इज लार्जर देन रिपल्शन बिटवीन इनकम्प्लीटली फील्ड सेल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉनों का, जो रिपल्शन है वो फुल फील्ड में जो रहेगा ज्यादा रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्शन रहेगा वो फुल फील्ड जो सेल रहेगी जो पूरी भरी हुई रहेगी उनके बीच में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो हाफ फील्ड है। ठीक है, इसके एग्जांपल को जो है मैं यहाँ पे इतनी जगह में तो नहीं करा पाऊंगा, तो आपको ये पहले रिटर्न का वर्क कंप्लीट करना है और फिर इसके बाद उसको करना है। तो जल्दी से इस वर्क को कंप्लीट कीजिए, फिर उसको जो है एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे H2O का और H2S का। ठीक है, H2S का आपको पता है H2O की जो शेप होती है वो V शेप होती है और H2S की भी इसी तरीके से V शेप होती है यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल देखो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है दिख रहा होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना है, इसका होता है 104 डिग्री और या फिर 104.5 डिग्री बोल दो। और इसका अप्रोक्सीमेट कितना होता है, इसका होता है आपका अप्रोक्सीमेट 92 या 93 के समथिंग होता है, 92 अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, देख लेता हूं मैं एक बार कितना होता है अप्रोक्सीमेट, 92 ही है। ठीक है, 92 डिग्री इसका अप्रोक्सीमेट होता है। चलो अभी जहां पे जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, उसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो वो कितना होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, और यहाँ पे जो सल्फर है वो 16 है और ऑक्सीजन 8 है, और यहाँ पे जो है सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर जो सबसे पहले देखते हैं सेल कितनी खुल रही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कैमरे को इधर की साइड कर देता हूँ जिससे कि आपको बोर्ड का इधर की साइड जैसा दिख जाए। तो देखो अब हम देखते हैं सेल कितनी खुल रही है। शेल हमने देखा यहाँ पे कि सेल यहाँ पे जो वैलेंस सेल है वो 2 नंबर की शेल है। कितने नंबर की शेल है, 2 नंबर की। यहाँ पे शेल कितने नंबर की है, तो इसको ई लगाओ यहाँ पे, तो सेल है यहाँ पे 3 नंबर की शेल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 नंबर की शेल है। इसके बाद इस सेल की कैपेसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी लिखता हूं मैं यहाँ पे
कैपेसिटी कितनी है, तो 2 नंबर की शेल में जो है एक s होता है एक p होता है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में मैक्सिमम कितने 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी हुई 6 और 2 8, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है सेल की 2 नंबर की 8। जो 3 नंबर की सेल होती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, क्योंकि 3 नंबर की सेल में 3d भी होता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो 3 नंबर की सेल में तीसरी सब सेल जो होती है वो कौन सी होती है, वो डी होती है, जो कि मैं आपको जो है क्वांटम नंबर वाली वीडियो लेक्चर में बता के आया हुआ हूँ, ठीक है। अगर नहीं पता है तो एक बार उस वीडियो लेक्चर को भी देख लो, ठीक है। अब देखो 3 नंबर की सेल में 3 होते हैं, डी में मैक्सिमम कितने आ जाते हैं 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने 2। तो टोटल जो कैपेसिटी हुई इस वाली की 3 नंबर की सेल की कैपेसिटी कितनी है, वो होती है 18 इलेक्ट्रॉन की। अब प्रेजेंट कितने हैं, तो यहां देखते हैं हम कि प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें यहां पे है ही, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किसने करी है, हाइड्रोजन ने। वे ऑर्बिटल में तो इसके में भी आएगा ना, क्योंकि मिडिल शेयरिंग हुई भाई है, तो काउंट करेंगे हम उसको भी, हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉनों को इसमें काउंट करेंगे क्योंकि बॉन्डिंग बनाने में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कितने हैं 8, यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, इसके पास भी बैलेंस सेल में मतलब यही है, कितने हैं 4, यहाँ पे 2 इन्होंने दिए वो 6 यहाँ पे है, तो कितने होंगे 8। तो प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट 8। अब आपको रूल में पढ़ा के आया हूं कि अगर यहाँ पे आपके क्या हुआ फुलफिल्ड हुए तो रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। ऐसा है कि हमारे पास 8 नंबर का इतना बड़ा घेरा है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन की है, और 8 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिए, ठीक है। ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे मैं एक और छोटा बना लेता हूँ इसको, देखो इतना 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे भर दिए, मैंने मान लिया, तो इनके बीच में रिपल्शन कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे मेरी 18 की कैपेसिटी है, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन इसमें डाले, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, तुम्हारे पास ऑर्बिटल में जगह ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो तुम्हारा जो रिपल्शन बहुत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर तो है रिपल्शन, और फिर स्ट्रॉन्गर रिपल्शन की वजह से एक दूसरे के बॉन्ड को एक दूसरे से दूर दूर कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज को लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, लार्जर द बॉन्ड एंगल। आई बात समझ में, रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि 8 की कैपेसिटी थी और 8 ही प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब इधर आओ, इसमें देखो इसकी कैपेसिटी तो 18 की थी, प्रेजेंट है कितने 8, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेस क्या रहेगा, लेस रिपल्शन रहेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो बॉन्ड एंगल कैसा रहेगा, कम रहेगा, यानी स्मॉलर द बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल। तो इस तरीके से जो हमारा लास्ट पॉइंट था, लास्ट रूल था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट, यानी हमने यहाँ पे रूल किया, जिसको आप पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं, वो तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन तक, ठीक है, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में कौन कौन सी एप्लीकेशन करेंगे, तो वो मैं जो है आपको अभी बताता हूँ। पहले इसका जो है आप यहाँ पे से रिटर्न का वर्क कंप्लीट करो, ठीक है। तो यहाँ तक का वर्क पहले रिटर्न का कंप्लीट करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब जो है हम एप्लीकेशन को कहते हैं, ठीक है। तो देखो जो आपका सिलेबस है, जो मेरे पास सिलेबस है, उसमें बताया हुआ है कि जो यहाँ पे आपको वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिंपल आपको बतानी है, जिनकी स्ट्रक्चर और शेप बतानी है, वो H2O है, NH3 है, PCl5 है और SF6 और SF4 है। यानी आपके पास जो ये 5 मॉलिक्यूल्स है, इनकी जो है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको क्या बतानी है, इनकी जियोमेट्री शेप जो है बतानी है, ठीक है। मैंने आपको कहा भी था कहीं में हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में कि जो NH3 है और H2O उसकी जो है डिस्टोर्टेड होती है, और मैं जो है आपको जो है वेस्पर थ्योरी में कराऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको जो है NH3 H2O इन दोनों ही कराता हूँ, फिर इसके बाद में SF4 SF6 की कराऊंगा। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं हम कहीं से NH3 से, ठीक है, NH3 सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 7। पहले इसका लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ये हो गया। ध्यान से करना, ठीक है। एक बार अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया तो फिर थ्योरी लिखना इतना हार्ड नहीं है, थ्योरी इसकी बिल्कुल आसान है।
सबकी जितने भी मॉलिक्यूल्स कराऊंगा सबकी थ्योरी का पैटर्न सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। जिससे आपको अगर एक मॉलिक्यूल याद कर लोगे, उसकी अगर तुम्हें मेथड पता है, ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन में मैं करा के आया हूं, तो फिर आपको अगर सेम पता है तो फिर थ्योरी सारी सेम टू सेम ऐसी है, ठीक है। एक ही अगर तरीके से हमने थ्योरी लिख रखी है तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है कि लॉन्ग के क्वेश्चन को हम मैक्सिमम कैसे याद रख पाए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अब जब हमें क्या करना है, हम इसकी जो है ग्राउंड स्टेट में जो है इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट लिखी, बैक एंड ऑर्बिटल ये है, लिखो इसको ये कौन सा 2s का, फिर p के बनाओ 3, ये है 2p के, ठीक है। s में कितने हैं 2, p में कितने हैं 3, 1 2 3, ठीक है। ओके, अब देखो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो जरूरत तो नहीं है एक्साइटेड स्टेट में जाने की, क्योंकि 3 जो है वैकेंट, यहाँ पे जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास पहले से है, यानी हाफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास ये, ठीक है। अब तो हमें क्या होगा, हमें जरूरत नहीं है एक्साइटेड स्टेट की, तो हम इसको डायरेक्ट क्या कहते हैं, हम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ के आ गए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट जो है फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको फॉर्मेशन ऑफ NH3, ठीक है। क्या कहते हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 कौन सा हो रहा, एक s ने लिया पार्टिसिपेट करा और 3 करा p ने। हाइब्रिडाइजेशन में बहुत अच्छे से समझा के आया हूं, अगर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लो, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 अरे 4, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो 3 अरे 4, तो यहाँ पे 4 जो है गोल बना लो ऐसे, ये हो गया हमारे पास 4 ऑर्बिटल, ठीक है, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास, 3 2 5, कितने थे 5, तो भरो इनको 1 2 3 4 5। अब देख रहे हो, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये 3 जो हाफ फिल्ड है इनके साथ क्या होनी है, बॉन्डिंग होनी है। सिग्मा बॉन्ड बना देगा हाइड्रोजन आके, 3 हाइड्रोजन आएंगे और ये नाइट्रोजन का फॉर्मेशन चल रहा है, तो ठीक है, इसको डॉट 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 से यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिखा दो, इस तरीके से आगे डॉट डॉट करके हाइड्रोजन के, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन, ये क्या बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब तुम देख रहे होगे कि एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है क्या में, बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने में अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ये क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। क्या है, लोन पेयर, जिसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है इसका थ्योरी का वर्क लिखेंगे, तो थ्योरी का वर्क मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कहां तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितने में हम कवर करेंगे, ठीक है, इसके वर्क को। फिर नीचे के वर्क में मैं इसकी जो है शेप को डिस्कस कर दूंगा, तो इसी ये वाला क्वेश्चन यहीं पे जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इन द NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। जो हमने यहां पे किया ना वही बताएंगे। द सेंट्रल एटम कौन सा था, नाइट्रोजन था, अंडरगोस sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेंट्रल एटम था उसके जो इसने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में हुआ, वो हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे हम किससे हुआ ये हाइब्रिडाइजेशन sp3, बाय विच फॉर इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, या फिर हाइब्रिड इक्विवेलेंट ऑर्बिटल लिख लो, हाइब्रिड इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। कितने बने थे, 4 बने थे ना, यहाँ पे कितने थे, 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल आर 4, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होगा, 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ठीक है। फिर लिखेंगे हम इसमें आउट ऑफ दीज 4 ऑर्बिटल द 3 ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि आउट ऑफ दीज कितने, आउट ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि 3 ही तो ले रहे हैं। आउट ऑफ दिस 3 ऑर्बिटल, यहां तक तो आ रहा होगा ना, ये ऑर्बिटल ये नहीं दिख रहा है, देखो कर लेना, अगर ये बाय चांस में अगर यहां तक नहीं आ रहा है तो मैं इसको कोशिश करता हूं यहां तक आ जाए। आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो ये 3 थे इनमें से 3 जो थे 4 में से 3 ने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चौथे वाला तो बच गया ना, फोर्थ वाला, तो इसको लिखते हैं वाई फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर। ठीक है, क्या लगता है, लोन पेयर। ठीक है, ये एक्ट एज, या फिर आप लिख सकते हो बाय फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्ट एज लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर की तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया इस थ्योरी को। बस यहाँ पे जो है इतना ही लिखना है इस थ्योरी को, इसके नीचे जस्ट नीचे जो है इसके ये लिखना है। फिर इसके बाद यहां से स्टार्ट करोगे, जब लिख दोगे फोर्थ लोन पेयर होगा, फिर इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनानी है। देखो इस यहाँ पे लिख देते हैं इसको, स्ट्रक्चर हेडिंग डालोगे, स्ट्रक्चर में बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो इस तरीके से, जैसे आपने CH4 की स्ट्रक्चर बना देते थे, वो इस तरीके से हो जाती थी क्योंकि लोन पेयर नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है ऐसे। यहाँ पे जब NH3 होता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और उसके पास एक लोन पेयर आ जाता है। अब आपको पता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो है सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, तो वो क्या कहता है कि ये जो दोनों के दोनों बॉन्ड है, इनको नीचे की साइड को जो है इस तरीके से कर देता है। क्या कर देता है, इस तरीके से ये इनको जो है मोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो पहले होना चाहिए था वह 109 डिग्री 28 मिनट का, वो 109 डिग्री 28 मिनट का ना होकर वो कैसा हो जाता है, फिर 160 डिग्री 5 मिनट का हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बन गई इस तरीके से, समझिए किस तरीके से हुई। और यहाँ पे जो है ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया, ये यहाँ पे NH के बीच का एंगल देखना है तो वो हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 28 मिनट का हो गया। ये अगर मैं इसको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से नहीं, पिरामिड की टाइप से। ये H जो है बाहर की साइड को है। ठीक है, इसको थोड़ा सा, या फिर मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। अभी आप बॉन्ड का एंगल तो आपको पता ही है, इसे H को ऐसे लिखना है, थोड़ा सा इधर की साइड को, यानी वे दोनों तो इस तरीके से है और ये तीसरे वाला जो है इस तरीके से यहाँ को आया बाहर को और एक ऊपर को है। ये पिरामिडल शेप होगी, कैसी, पिरामिडल। ठीक है, आई बात समझ में। और बॉन्ड एंगल N के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो सॉरी NH के बीच का जो एंगल है वो है 109 डिग्री से घट के कैसा हो जाता है, 160 डिग्री 5 मिनट का, या फिर 5 मिनट ऐसा ना लिखो तो 7.5 मिनट लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, 7.5 मिनट। किसी बुक में 160 जो है वो 107 जो है मिनट में ही मिलेगा, यानी 0.5 दिन देते हैं। किसी बुक में जो है ये 106.5 जो है मिनट इस तरीके से मिलेगा। अब जो दोनों में से ज्यादा जो प्रेफरेंस मैंने किसी बुक में देखी है, या फिर जो मेरे पास जो डाटा है उस हिसाब से तो 107 का ही होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन के बीच में होता है। अब इसको जो है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो आप ये उतार लो। ठीक है, इतना वर्क कर लोगे, फिर इसके बाद मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, थ्योरी को लिखता हूँ और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूँ। मैं इसको जल्दी से इसको ऊपर बना देता हूँ जिससे आपको सही समझ थ्योरी कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये H ऐसे और ये H भी ऐसे, और यहाँ पे जो है इसकी पिरामिडल शेप होगी। ठीक है, ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, शेप है इसकी कैसी, शेप पिरामिडल। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब मैं इसके थ्योरी के वर्क को कराता हूँ। तो देखो, आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बिटवीन द बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। क्योंकि ये जो थे यूं सीधे थे ना, ये सीधे, लेकिन सीधे में जो बॉन्ड जो रिपल्शन था देखो इस तरीके से था, ऐसे समझो, H और H ऐसे थे, ये थे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया लोन पेयर, और ये हो गया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी LP और BP, और ये आया ये वाला कौन सा, LP, वो BP और DP और DP। अब आपको पता है कि LP और BP ज्यादा होता है एज कंपेयर टू BP और DP। आप पता ना, ये तो चीज मैं पीछे बता के आया ना। तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा होने की वजह से इन बॉन्ड को भी क्या कर देगा, नीचे की साइड को कर देगा। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन का जब आएगा तो फिर ये वाला जो है नीचे की साइड को जाएगा इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर के बारे में जो मैं बताना चाहता था आपको। ठीक है, एक बार समझ लो, फिर जो है वाटर की इसी तरीके से जो है डिस्टोर्शन हो जाएगा, तो इतना ज्यादा फिर उसमें कंफ्यूजन नहीं होने वाली आपको। अपना आराम से जो है क्वेश्चन जो है वो उसमें एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको, इसके स्ट्रक्चर के बाद इसको, इसकी स्ट्रक्चर को बारे में डिफाइन करना है आपको। तो यहाँ पे लिख लिया, यहाँ तक तो आ रहा है ना। ठीक है, देखो
द फोर्स ऑफ रिपल्शन, द फोर्स ऑफ रिपल्शन between lone pair and bond pair, ठीक है। एलपी और वो जो बीपी मैंने बताया था, बॉन्ड पेयर आर लार्जर देन टू बॉन्ड पेयर, बोल दो टू बॉन्ड पेयर, या फिर इसको बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर, इस तरीके से बीपी एंड बीपी, ठीक है। बीपी एंड बीपी, लार्जर देन बीपी एंड बीपी। सो या फिर देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर, ठीक। Therefore get little distortion, ठीक है। डिस्टोर्शन हो जाता है, ठीक है, लिटिल डिस्टोर्शन हो जाएगा, इसको लिख लो लिटिल डिस्टोर्शन। सो बॉन्ड एंगल इज कन्वर्टेड, या फिर आप बोल सकते हो कि चेंज बोल दो, चेंज फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट से कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 107 डिग्री और 5 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड द शेप ऑफ दिस molecule is कैसी हो जाएगी शेप, ये कैसी है, पिरामिडल शेप, ठीक है। कैसी होगी, पिरामिडल शेप। ध्यान रखना, शेप डिस्टोर्टेड होती है, ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड नहीं होती है, ठीक है। ज्योमेट्री तो अब भी इसकी टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। अब देखो यहां तक जो है आपको जो है, यहाँ पे चेंज कर लो, इसको ई लगा लो, ठीक है। अब जो है यहाँ तक जो वर्क था NH3 का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि आप इसको पहले रिटर्न का वर्क कंप्लीट करो, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो बहुत जल्दी के साथ इसको, ठीक है। अब हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट, अब कहते हैं यही चेंजेस करते हैं क्या में, अब कहते हैं हम H2O मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग डालो H2O मॉलिक्यूल, ये रहा हमारा H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। ये रहा सेकंड, चेंजेस कर दिया क्या है, मैं इसको बना दिया H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। उसमें क्या क्या चेंज होंगे, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप फॉर्मेशन करोगे H2O मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे आपके इस तरीके से 2 लोन पेयर बचेंगे, तो और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे चलना प्रोसीजर। यहाँ पे लिखोगे इन H2O मॉलिक्यूल, नेक्स्ट वाले में H2O मॉलिक्यूल हो गया। सेंट्रल एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन अंडरगोज टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन अब भी sp3 रहेगी, ठीक है, बाय विच 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और फिर यहाँ पे आउट ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल, 3 नहीं होंगे अब की बार, 2 ऑर्बिटल पार्ट क्या करेंगे, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे लिखोगे 2, ठीक है। 2 ऑर्बिटल आर यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ठीक है। वाइल फोर्थ की जगह आप लिखोगे 3 एंड 4 या फिर 2 लिखो, वाइल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर, ठीक है। 2 आपके पास क्या होगे, यहाँ पे लिख लेना 2 लोन पेयर कंटेन 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर। फिर यहाँ पे यहाँ तक इतना वर्क तो सेम टू सेम ऐसे ही हो जाना, ठीक है। अब फिर इसके बाद अब क्या करना है आपको, अब आपको स्ट्रक्चर बनानी है, तो स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे इसकी, तो उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी भाई ऐसे, ऑक्सीजन उसके साथ हाइड्रोजन की शेप होती है, ठीक है। लोन पेयर, एक लोन पेयर ऐसे आ जाएगा, एक लोन पेयर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। शेप कैसी होगी, वी शेप। रिटर्न का वर्क कैसे होगा, तो यहाँ पे जो है रिपल्शन बिटवीन, ये जो 2 लोन पेयर है इनके आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे, बाकी के जो 2 ये बॉन्ड पेयर है इनको ऐसे कर देंगे, ऐसे मोड़ देंगे वी की तरीके से, जैसे वी मुड़ जाता है ना, ऐसे वी की तरीके से मोड़ देते हैं ऐसे। वे दोनों तो हो गए, एक उधर और एक इधर की साइड, एक ऐसे और एक जो है उधर की साइड ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको मार्कर से बताऊं तो देखो इधर से 2 तो होगी, वे लोन पेयर तो होगी ये, ठीक है। फिर अब जो बचे 2 ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये इस तरीके से वी शेप में, एक और इधर की साइड से आ गए, एक इधर से लग के
इधर की साइड से वी शेप में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सबसे ज्यादा जगह जो खुले खुले रहेंगे वे रहेंगे ये, और ये दोनों कैसे शेप में रहेंगे, वी शेप में रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, रिपल्शन बिटवीन, यहाँ पे एक चीज और कर लेना है, यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर, ठीक है, कोमा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, फिर लिखना इज ग्रेटर देन, यहाँ पे एक काम करना लोन पेयर, और यहाँ पे इसमें तो इसको एडजस्ट करो, ठीक है। देखो कैसे एडजस्ट करोगे इसी थ्योरी को, तो इसको ऐसे कर लेना, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर, क्योंकि दो लोन पेयर होने ना, दो लोन पेयर एंड लोन पेयर आर लार्जर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एज वेल एज, यहाँ पे एक साइड और जोड़ना, एज वेल एज बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड पेयर भी है, हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पेयर है, ठीक है। ये क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये दोनों के बीच में क्या होगा, लोन पेयर और लोन पेयर। तो जो आपको पता है उसका जो ऑर्डर क्या है, यहाँ पे हम लिटिल डिस्टॉर्शन को हटाकर यहाँ लिख देंगे लार्ज डिस्टॉर्शन, कैसा, लार्ज, LARG, लार्ज डिस्टॉर्शन, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल इज चेंज फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए था उसकी जगह क्या लिख दोगे, 104 डिग्री 5 मिनट, एंड द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, कैसी शेप हो जाएगी, वी शेप, कैसी शेप, वी शेप, ये हो गई हमारी वी शेप, ठीक है। अब देखो, अब इस फॉर्मेट का हमारा वर्क हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे तरफ जो है H2O और NH3 दोनों के दोनों मैंने करा दिए हैं, तो आप जो है पहले इसका वाला जो वर्क है ये भी कंप्लीट करो, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो हमारे पास थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो कहेंगे SF4 की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें जो PCl5 की है ना, वो स्ट्रक्चर बेंट रूल से रिलेटेड है, तो बेंट रूल जब कराऊंगा ना उसमें आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको 4 स्ट्रक्चर पढ़नी है, NH3, H2O, SF4, SF6, ठीक है, ये करनी है। चलो अब देखो, सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम है हमारे पास सल्फर। सल्फर क्या होता है, 16, तो 1s2, इसको लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट देखो, तो ग्राउंड स्टेट बनाते हैं इसके, तो ये मैंने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बनाई 3s की, और यहाँ पे ये 3p की, और ध्यान रखना इस वाले जो इसमें है 3 नंबर का शेल है, 3 नंबर की सब शेल है, तो d ऑर्बिटल भी ओपन रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनाने हैं आपको, ठीक है। ये 3d भी है, यहाँ पे ये 3p है, इलेक्ट्रॉन भर दो जिसमें जितने भी है, यहाँ पे ये यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये 4, ठीक है, 3p4, ठीक है, हो गए 4 हो गए, ये वाले खाली है, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन कितने आने हैं, फ्लोरीन आने 4, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 2 ही अनफिल्ड है, मतलब ऑर्बिटल जो है 2 जो है कैसे है, अनफिल्ड या हाफ फिल्ड जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3p से निकाल के 3d में पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहुंचाओ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे, इसको यहाँ से स्टेट को जो है तुम खुद लिख लेना, स्टेट है वो, ठीक है, स्टेट। अब यहाँ लिखता हूँ मैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट दिख रहा है ना यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट, ST ऐसे कर लो स्टेट। यहाँ पे ये S वाला, ये 3p वाले, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, ये हमारे 3p, ये 3s, ये 3d, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन यूं ही थे, इसके 1 2 3 और चौथे वाला यहाँ से निकल के यहाँ चला गया। अब यहाँ पे क्या कराना है, अब आपको पता है कि यहाँ पे सीधा बॉन्डिंग नहीं होती, हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कराओ तो फॉर्मेशन ऑफ SF4 लिख लो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कितने के बीच में हो रही, sp के 3 और d का 1, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आई बात समझ में, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 3 और 1 5, ठीक है। तो कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, देखो गिनो, 2 और यहाँ पे 4, तो कितने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके साथ क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, 4 फ्लोरीन है ना, ठीक है। तो चारों क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और उनके इलेक्ट्रॉनों को फिर कैसे डॉट डॉट से करके यहाँ पे दिखाओगे, या फिर रेड से दिखा देता हूँ, आप डॉट डॉट से दिखा लेना, ठीक है, इस तरीके से हो गया। SF4, सॉरी यहाँ पे SF4 है, मैंने S4 लिख दिया, इसको SF4 कर। सेम टू सेम प्रोसीजर हो गया यहाँ तक, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट से आ रहा है ये सारा कुछ।
अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा ना है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा तो मुश्किल हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपने देख रखा है तो फिर आसान है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं, तो यहाँ पे देखो यही चेंजेस करना है। थ्योरी में मैंने कहा था कि थ्योरी तो सेम टू सेम रखनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया SF4 मॉलिक्यूल, ठीक। सेंट्रल आइटम क्या है हमारे पास, सल्फर। अंडर गोज टू कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, एक डी का भी तो है, ठीक है। तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन 4 नहीं बनाएगा, अब की बार 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, कितने, FIV 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। आउट ऑफ 4 कितने, 4 क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज 2 की जगह यहाँ पे तो 4 FOUR 4 ऑर्बिटल आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद फ्लोरीन एटम, किसके साथ, फ्लोरीन। तो यहाँ पे लिख लो फ्लूओराइन, ठीक है, फ्लोरीन एटम लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। वाइल 2 की जगह हमारे पास एक ही लोन पेयर बच रहा है, ये है लोन पेयर LP, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ये क्या है LP, यहाँ पे लिखेंगे 1 वाइल 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर, ठीक है, कंटेन ए लोन पेयर, ठीक है। हो गया इतना वर्क, तो ठीक है। रिटर्न का सेम टू सेम एज इट इज ही रहेगा। स्ट्रक्चर तो भाई स्ट्रक्चर तो इसकी डिस्टोर्टेड रहेगी क्योंकि लोन पेयर बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी कैसी होनी चाहिए थी, इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी sp3d की, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। sp3d है ना ये हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना रह के शेप में क्या चेंज हो जाएगा, कैसी हो जाएगी, सीशॉ स्ट्रक्चर, ठीक है। और जिसको आप बोल सकते हो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी इसी को बोलते हैं। चलो अब इसको बनाते हैं, तो कैसे बनेगी, 4 जो फ्लोरीन है वे इस तरीके से जोड़ लो। यहाँ पे सल्फर, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, ठीक है, 2 फ्लोरीन एटम ये और इसको डाल दिया हमने इधर लोन पेयर, ठीक है। ऐसे नहीं बनाते, लोन पेयर को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया लोन पेयर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सी शॉ स्ट्रक्चर, ठीक है, सी शॉ, ठीक है। ये कौन सी शेप है, सी शॉ, सी शॉ, ध्यान रखना मैं इसीलिए बोल रहा हूँ शेप कैसी है, सी शॉ। एक और बन जाती है इसकी, अगर इसकी एक और बनाओगे तो वो इस तरीके से हो सकती है कि आप जैसे उसकी बनाते हैं ना, टेट्राहेड्रल बनाते हैं इस तरीके से, फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे आ जाइए इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर। तो ये कैसी होती है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, ये होती है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, यानी दोष है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इस वाली थ्योरी को रफ कर देते हैं और इसकी जगह अपनी जो एक नई थ्योरी है उसको यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक। देखो अब किस तरीके से वर्क करेंगे इसको समझो। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आता है, अच्छा लगता है, या फिर आपको मेरा कराया हुआ ठीक लग रहा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो, ठीक है, ठीक है। मोटिवेट होते रहते हैं कमेंट से, तो कमेंट आप जरूर किया करो। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम भी हो तो उसको भी आप बता दिया करो। तो देखो, तो यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखते हैं, इसकी जो फाइनल जो हमारी थ्योरी है वो आएगी ये, ठीक है। अब यह जो SF4 का वर्क था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, हो गया ना, आगे ना समझ में। तो मॉलिक्यूल शुड हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी होनी चाहिए थी ये, बट इट इज डिस्टोर्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड बिकम्स सीसॉ एंड डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। ये वर्क था हमारा यहाँ पे इसका। अब ये SF4 का वर्क कंप्लीट होगा, पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट ले लिया ना हमसे आपने। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है वो करेंगे हम SF6 की, ठीक है। और फिर यहाँ ये हमारा लास्ट रहेगा, इसके बाद हम सीधा चलेंगे क्या पे, फिर लिमिटेशन ऑफ कैंप है वेस्पर थ्योरी पे, ठीक है। वो फिर हमारा आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो SF6 में क्या हो रहा है, सेम टू सेम सल्फर, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे रहेगा, बस एक्साइटेड में आपको डबल एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया ना डी का मतलब है डबल, ठीक है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको कैमरे को पीछे कर लेते हैं, आजा भाई दिख जा। अब देखो आया समझ में, यहाँ डी लिखा है ना, डी का मतलब है डबल एक्साइटेशन। अब डबल एक्साइटेशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकालो और इसको आगे पहुंचा दो, क्योंकि हमें 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करानी है, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हुआ कि ये यहाँ से हमने सारे के सारे पहुंचा दिए कैंप एक्साइटेशन में। अब हमारे पास जो है इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स आ गए हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास, 3 और 1 4, ये मतलब ये यहाँ पे जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब समझो कितने हो गए, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसको भी इसी के साथ मिला लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, सबके पास 6 ही है, ठीक है। 6 ही फ्लोरीन आने हैं,
क्या आना है, 6 फ्लोरीन आने हैं। तो 6 फ्लोरीन को जोड़ दो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, फ्लोरीन जोड़ो भाई, हाइड्रोजन नहीं जोड़ने हैं, फ्लोरीन जोड़ने हैं, ठीक है। इसको रख दो क्योंकि इससे तो हम बस इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दो, यहाँ पे मैंने पहले ही भर दिया क्योंकि मुझे पता है क्या होना है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो है बाद में ही लिखना है, पहले यहाँ पर फ्लोरीन लिखना है, फ्लोरीन 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 और यहाँ पे फ्लोरीन, 6 के 6 फ्लोरीन आ गए ना हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी थ्योरी में क्या क्या चेंजेस होंगे वो समझो। तो थ्योरी में देखो SF4 SF6 ठीक है, अंडरगोस टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 5 की जगह 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया हमारे यहाँ पे, बने ना। उनमें से क्या होगा, हमारे 6 के आउट ऑफ की जगह लिख देना ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, 4 की जगह 6 ऑर्बिटल आर यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद फ्लोरीन, ठीक है। 1 हाइब्रिड, अब हमारे पास जो है लोन पेयर बचा ही नहीं, तो हम इस लाइन को क्या करेंगे, इसको खत्म कर दो लाइन को, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी लोन पेयर अब जो यहाँ पे नहीं है। अब बात आती है स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसकी वो होगी, स्ट्रक्चर बिल्कुल जब लोन पेयर है ही नहीं तो डिस्टॉर्टेड होने की, तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो रेगुलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी वही रेगुलर स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे कितना है हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हुआ, sp3d2, 3 6 का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी ऑक्टाहेड्रल। और ध्यान रखना इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है, बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं है। तो जो है अब हेडिंग डालो यहाँ पे, स्ट्रक्चर तो थोड़ा ऊपर से करके डाल देते हैं यहाँ पे हेडिंग, क्योंकि हमारे पास स्पेस मिल गया है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, और लोन पेयर नहीं है तो डिस्टॉर्शन नहीं होने का, रेगुलर ज्योमेट्री आएगी। सल्फर 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 के साथ फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से ये होगी यहाँ पे 4, तो जैसे स्क्वायर प्लेयर बन जाता है ना, इस तरीके से, और यहाँ पे फ्लोरीन, 6 के 6 फ्लोरीन आ गए। इसी को बोलते हैं क्या, ऑक्टा शेप भी कहते हैं, वो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम रहेंगे, ज्योमेट्री भी और सेम है वो भी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। अब इसको लिख दो कि बिकॉज वी हैव नॉट एनी लोन पेयर सो द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर, सो दिस इज द शेप ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसको जो है इतना रिटर्न का वर्क आप अब खुद करो, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है SF6 का जो है हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे ये थ्योरी जो थी एप्लीकेशन की वो भी कंप्लीट होगी, थ्योरी भी कंप्लीट होगी। अब चलते हैं इसके बाद कहते हैं लिमिटेशन पे, ठीक है। तो लिमिटेशन कहते हैं, इसमें वर्क का जो है स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, उसमें जो है 3 लिमिटेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, 3 कर लेना, इतने काफी है, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो पहली लिमिटेशन ये है कि ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनकी शेप को ये जो है थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है। पहला तो इसका यही लिमिटेशन थी। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जानते होंगे, 9th क्लास वो 12th क्लास में 9th चैप्टर था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पढ़ा होगा आपने। फिर देखो यहाँ पे, यानी जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वे जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको ये जो है डिफाइन नहीं कर पाता उसकी शेप को। फिर दूसरा यह है कि दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल सच एज Li2O। Li2O मॉलिक्यूल की जो शेप है वो इसके अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी होनी चाहिए जैसे उसकी थी वाटर की, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो शेप होती है Li2O की वो होती है लीनियर शेप, ठीक है। अब ये लीनियर क्यों होती है वो जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया Li2O, इट्स शेप शुड बी सिमिलर टू द H2O बट इट्स शेप इज लीनियर, ठीक है। हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट जो है, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। जिस मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन है उसकी शेप को जो है ये वाली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। उसके तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है बेंट रूल पे आएगा। और जो है आपको आज की थ्योरी कैसी लगी है, मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। और आपको अगर अच्छे या फिर आपके समझ में नहीं आया तो आप मुझको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो भी पूछ सकते हो। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इससे जो पहले जितने वीडियो लेक्चर बने उनकी भी डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हो। और आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।